दोस्तों, आज की मेरी कहानी है नसीब। सुमन गाय का गोबर उठा रही थी। उसका पति गाय के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गया हुआ था। तभी उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, अरे दोपहर के खाने का समय हो रहा है, जल्दी से खाना बना लो। तुम्हें पता है ना कि बड़ी बहू से भूखे पेट नहीं रहा जाता, उसे चक्कर आने लगता है। सुमन अनमानी सी हो गई। वह सोचने लगी कि घर में बाकी दोनों बहुओं के होते हुए भी मम्मी जी मुझसे ही सारा काम क्यों करवाती हैं। एक दो बार उसने अपने लिए आवाज उठाई भी थी, तो उसकी सास ने उसे यही कहकर चुप करा दिया था कि तुम्हारा पति तो निकम्मा है, कोई ढंग का काम धाम तो करता है नहीं, अपने भाइयों के खर्चे पर ही जी रहा है वह तो। उसके बदले तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। उसका पति पंकज गांव में लोगों के खेतों पर मजूरी का काम करता था, तो उसे बहुत कम रुपए मिलते थे। यह बिल्कुल सच था कि घर का खर्चा बाकी के दोनों बड़े भाई ही उठाते थे। सुमन भी पति के मान सम्मान के लिए चुप रह जाती थी और दिन भर नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती रहती थी। हालांकि पंकज भी बाजार से सामान लेना हो या गाय को नहलाने के लिए ले जाना हो, उसका चारा लाना हो या कोई भी भारी काम करना हो, सारा काम वही संभालता था। लेकिन घर वालों की नजरों में यह काम कोई काम थोड़ी ना था। घर वालों को तो बस रुपए पैसे से प्यार था। जो बेटा ज्यादा रुपए कमाता था उसका ओहदा ऊंचा था घर में। खैर, सुमन ने जल्दी से हाथ धोए और खाना बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल पड़ी। जब खाना बनकर तैयार हो गया, तब उसकी सास अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठकर खाना खाने लगी। सुमन को भी भूख लग गई थी, लेकिन उसकी सास ने कहा था कि जब सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद ही तुम खाना खाना। सबके खाने के बाद सुमन ने देखा कि सब्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी और बस दाल चावल ही बचे थे। तो वह दाल चावल और अचार लेकर खाना खाने बैठी तो उसकी सास कहने लगी, बहू, यह अचार मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, जो रोज अचार लेकर खाना खाने बैठ जाती हो। अगर केवल दाल भात ही खाना था तो एक मिर्ची तोड़ लाती आंगन से, अचार लेने की क्या जरूरत थी। सुमन की आंखों में आंसू आने लगे। इतनी मेहनत के बाद भी दो वक्त पेट भर भोजन भी उसे ढंग से नसीब नहीं होता था। अभी पंकज भी घर नहीं आया था, उसके लिए भी तो दाल चावल ही बचे थे। उसका दिल कहर उठा और वह सोचने लगी कि कैसी जिंदगी है यहाँ, जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता है। हालांकि वह पहले शुरुआत में पति के आने के बाद ही खाना खाती थी, लेकिन पंकज ने उसे कह दिया था कि तुम मेरे लिए इंतजार मत किया करो। वैसे भी एक दो बार सुमन चक्कर खाकर गिर चुकी थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि समय पर खाना खा लिया करो, लेकिन मजबूरन वह पति के बिना ही खाना खा लेती थी। वैसे भी वह पति का इंतजार करती भी तो पंकज अपनी आंखों के सामने पत्नी को केवल दाल चावल खाता हुआ देखता तो उसे बड़ा दुख होता। इसीलिए वह अपनी आंसुओं को दबाकर जल्दी जल्दी कवर निगलने लगी। थोड़ी देर बाद खाना निपटा कर वह बाहर आई तो उसकी जेठानी कहने लगी, छोटी, जरा मेरे पैर दबा दो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन चुपचाप अपनी जेठानी के पैर दबाने लगी। तभी जेठानी के दोनों बच्चे भागते हुए आए और कहने लगे, माँ, हमारी स्कूल ड्रेस साफ नहीं हुई है। तब उसकी जेठानी कहने लगी कि जाओ सुमन, बच्चों की स्कूल ड्रेस साफ करके सुखाने के लिए डाल दो। उनके कपड़े बहुत गंदे थे तो उसे बाथरूम में आधे घंटे लग गए। उसकी पीठ और कमर में दर्द होने लगा था। जैसे ही वह कपड़े धोकर उठी, वैसे ही उसकी सास ने उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, कपड़े धोने आ रही थी तो मेरे कमरे में से मेरे कपड़े नहीं ला सकती थी क्या? सुमन तमाचे से बौखला गई। वह सोचने पड़ गई कि आज तक मम्मी जी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज वह मुझ पर हाथ भी उठा रही हैं। वह सूत्र सी खड़ी रह गई थी तो उसकी सास उसे धक्का मारते हुए बोली, बाथरूम में वापस जाओ और ये लो मेरे कपड़े भी धो दो। वह किसी मशीन की तरह काम करने लगी। जब वह काम खत्म करके बाहर आई तो उसने सुना कि उसकी सास फोन पर अपनी बेटी से बात करते हुए कह रही थी, अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे उस भरे पूरे परिवार में रहकर सारे लोगों के काम करने की? मैं तुझे बताती हूँ ना कि 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों के परिवार में कैसे बदलना है। तू अपने पति और बच्चों को लेकर
अलग हो जा, मैं बताती हूँ कि बंटवारा कैसे करवाना है। यह सब सुनकर सुमन से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, मम्मी जी, 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों का परिवार बनाने के गुण सिर्फ ननद जी को नहीं, मुझे भी सिखाइए। मैं ही बेवकूफ हूँ क्या, जो इस संयुक्त परिवार में इतने सालों से घिस रही हूँ। तब सास ने बहू के बाल पकड़कर उसे फर्श पर पटकते हुए कहा, नालायक, मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी मेरे घर की राज दुलारी है। उसे ससुराल में कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे घर गृहस्थी अलग करने के लिए कहूँगी। तू तो इस घर में नौकरानी की हैसियत से रह रही है। तेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता है कि तू अपनी घर गृहस्थी अलग करके अपने दम पर जी पाए। तेरे पति को भी संयुक्त परिवार में इसीलिए रहना है क्योंकि वह अपने भाइयों के कमाई पर पल सके। पंकज उसी समय गायों के लिए घास लेकर घर पहुंचा था। अपने सिर से घास की टोकरी पटककर वह दौड़ते हुए आंगन में आया और अपनी पत्नी को उठाते हुए बोला, माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? मुझे कितनी बार शहर में मेरे दोस्तों ने बुलाया, लेकिन तुमने यह कहकर रोक लिया कि बेटा तू चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर करते रहते हैं। अगर तुमने मुझे शहर जाने दिया होता तो आज मैं भी अच्छा खासा कमा रहा होता। बड़े भैया शहर में रहकर कमाते हैं, छोटे भाई को तुमने बस स्टेट पर चाय की दुकान खुलवा दी। मैंने जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर करना चाहा तो तुमने करने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें दिन भर के लिए एक मुफ्त का नौकर जो चाहिए था और उस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब मेरी पत्नी को भी घर की नौकरानी बना बैठी हो। पंकज को सामने देखकर उसकी माँ बात बदलते हुए कहने लगी, तो आप इसे इस तरह जमीन पर कैसे पटक सकती हो? अब तो उसकी माँ खामोश हो गई थी। पंकज भरी हुई आंखों से अपनी माँ के इस पक्षपात भरे व्यवहार को देख रहा था। दोनों भाभियां भी अपने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थीं, लेकिन किसी ने भी सुमन को बचाने की कोशिश नहीं की थी। पंकज अपनी पत्नी को उठाकर कमरे में लेकर आ गया। वह कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मेरी निकम्मापन की वजह से आज तुम्हें भी यह दिन देखने पड़ रहे हैं। दिन भर घर का सारा काम तुमसे करवाया जाता है, तुम्हें ताना भी मारा जाता है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो कम से कम तुम तो घर के कामों में सहयोग दो। लेकिन भले ही मैं ज्यादा रुपए नहीं कमा पाता हूँ, मगर घर का बाहर का सारा भारी काम मेरी ही जिम्मेदारी है। भाई लोग तो साहब की तरह घर में आते हैं और आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि उनके पीछे सब कुछ सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी होती है ना। कहते हुए वह रो पड़ा। सुमन उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी। आज उन दोनों को अपने परिवार से बहुत पीड़ा मिली थी। पंकज को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और शहर आने की बात की। वो पत्नी को भी घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसने वहाँ पर किसी ढंग के रूम की व्यवस्था करने की बात भी की। तो उसके दोस्तों ने कहा कि रूम की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन पहले 50,000 रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा और तुम लोग यहाँ आ जाओ तो घर गृहस्थी के थोड़े सामान भी खरीदने पड़ेंगे, तो कम से कम तुम्हारे पास 15-20 हजार रुपए तो होने ही चाहिए। पंकज उदास हो गया क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। तब उसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है, रूम की डिपॉजिट मैं दे दूंगा, थोड़े कम रुपए भी लेकर आओगे तो चलेगा। ऐसे समय पर सुमन ने कहा कि माँ ने मुझे शादी के समय पर एक सोने की अंगूठी दी थी, वह हम बेच देते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पंकज अंगूठी लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था और उन लोगों को अब आत्मसम्मान से समझौता करके इस घर में नहीं रहना था, इसीलिए उन लोगों ने वह घर छोड़ दिया। उसके बाद घर में घर के कामों को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगती थीं। मजबूर होकर माँ को घर का बंटवारा करना पड़ गया। ऐसे में अब दोनों बहुएं उन्हें रोटी पानी देने में भी आनाकानी करने लगी थीं। पंकज की माँ घर में पहले मलकिन बनकर हुक्म चलाती रहती थी, लेकिन अब उनकी खुद की हालत भी दयानिक हो गई थी। दोनों बहुएं उन्हें समय से खाना नहीं देती थी और वह भूख से छटपटाती रहती थी। तब उन्हें समझ में आने लगा था कि सुमन और पंकज के साथ उन्होंने अन्याय किया है। शायद इसी की सजा
उन्हें मिल रही है। इधर सुमन और पंकज शहर आने के बाद दोनों ही एक बच्चे के कपड़े बनाने वाले कंपनी में काम पर लग गए। सुमन को सिलाई का थोड़ा बहुत काम आता था, तो उसे मशीन पर काम मिल गया और पंकज को हेल्पर की नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। हालांकि उन्हें कभी कभी अपनों के द्वारा दिए गए जख्म की याद आती थी, लेकिन फिर भी दोनों अपने दम पर अपनी दुनिया बसाकर जीने लगे थे। 5 साल के अंदर ही उन लोगों ने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। वह लोग लोन लेकर एक फ्लैट खरीदने के बारे में सोचने लगे। जल्द ही उन्हें थोड़ी दूर के इलाके में सस्ता फ्लैट मिल भी गया और उन लोगों ने लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया। समय के साथ उन दोनों की पगार में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे जब उन लोगों को यह लगने लगा कि अब केवल पंकज की कमाई से ही घर चल सकता है, तब उन दोनों ने बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सुमन बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गई थी। वह लोग अब परिवार की राजनीति से दूर होकर बस एक दूसरे का सहारा लेकर ही जी रहे थे। इधर पंकज की माँ बुढ़ापे में और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं था। अपनी जिस बेटी को उन्होंने गृहस्थी अलग करने के लिए सीख दी थी, गृहस्थी अलग होने के बाद वह भी अब बहुत पछताती थी, क्योंकि सुख दुख में उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। उनके पति की कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि घर के खर्चे आराम से चल पाए। पहले तो संयुक्त परिवार में सब कुछ साझा ही था, तो कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब वह लोग भी बहुत परेशान थे। माँ की गलत सीख के कारण आज सब कुछ तबाह हो चुका था। इधर पंकज के दोनों भाइयों को भी काम में नुकसान हो रहा था, तो घर में खाने पीने की दिक्कत भी होने लगी थी। घर में आए दिनों लड़ाई झगड़े होते थे। इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता था। वह लोग पढ़ाई लिखाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। पूरे परिवार में बस मनहूसियत छाई रही थी और इन सब का कोई अंत ही नहीं था। उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी। वैसे तो उन्हें लगता था कि इन सब का कारण अलग है, लेकिन गौर किया जाए तो यह सब उनके ही बुरे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा था। दोस्तों, जो लोग किसी को सताते हैं, जानबूझकर परेशान करते हैं, तो उनके साथ कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है। दोस्तों, इंसान के हाथ में ही होता है अपने परिवार को सजा कर रखने में, लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि परिशोध हंसते खेलते परिवार को बिखार कर रख देता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।